गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज फिर करंट अफेयर्स के साथ मैं सुबह सुबह आपके पास आ गया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। बेटा आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द 8th एडिशन ऑफ बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ 25 इन। तो भैया ये भारत ने का जो एक्सरसाइज है गरुड़, वो भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है भैया फ्रांस में। कहाँ हो रहा है? फ्रांस में। ठीक है, भारत के एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन है ना। इस महीने की बड़ी एक्सरसाइज में से एक है, इसे याद रखिएगा, एक्सरसाइज गरुड़, है ना। ये इसका 8वां एडिशन है। ठीक है, मॉन्ट डी मार्सन फ्रांस में होगा। 16 नवंबर से 27 नवंबर तक चल रहा है भैया, ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज गरुड़ 25 इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेके आया हूं, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में आपके डिफेंस में इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हु इज नोन एज द मदर ऑफ ट्री, है ना। वृक्षों की माता के नाम से किसे जाना जाता है? पेड़ों की माता या वृक्षों की माता। ठीक है, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, जिसके चलते ये काफ़ी चर्चा में रही। 113 साल, आई थिंक 113 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, बहुत छोटी सी उम्र थी इनकी जिसमें इनका निधन हो गया। ठीक है, इनको पद्मश्री से लेकर कई सारे पुरस्कार मिले थे। और इनका नाम क्या था? तो ऑप्शन है मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, अन्नू रानी या सलूर मादा थिमक्का। तो भैया याद रखिएगा, सलूर मादा थिमक्का इसका सही जवाब है। ये नाम याद रखिएगा, थिमक्का माता के नाम से बहुत मशहूर है, या थिमक्का अम्मा के नाम से। ठीक है, इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थिमक्का माता के बारे में, तो आप इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। इन्होंने कई 100 पेड़ लगाए हैं, है ना, इन्हें जीवन काल में बिना किसी मदद के। सिर्फ इनका एक ही मोटिव था, पेड़ों को बढ़ा लगा के ग्रो करना। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका में पैदा हुई, 14 नवंबर को इनका कर्नाटका में निधन हो गया। ये एक इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट है, लिस्टेड बाय ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट बीबीसी ने इनको 2016 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन और इंस्पिरेशनल वुमेन की कैटेगरी में रखा था। ठीक है, इनके अवार्ड को याद रखिएगा। पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 2019 में। नदोजा अवार्ड बाय हम्पी यूनिवर्सिटी 2010 में दिया गया है। नेशनल सिटीजन अवार्ड 1995 में दिया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड 1997 में दिया गया है। और वीर चक्र प्रतिष्ठी अवार्ड 1997 में दिया गया है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, और ये बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, मदर ऑफ ट्री क्या नाम है? थिमक्का अम्मा। थिमक्का अम्मा या के नाम से याद रखिएगा। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु क्लिंच्ड 2025 ईयर इन नंबर 1 रैंकिंग आफ्टर विक्ट्री ओवर मुसेती एट एटीपी फाइनल। तो भैया एटीपी फाइनल जीत कर वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन बन गया? तो ऑप्शन है डी गुकेश, कार्लोस अल्कराज, आर प्रज्ञानंदा, अभिनव मिश्रा, है ना। तो देखो बहुत आसान सी बात है, कार्लोस अल्कराज ही टेनिस खेलते हैं, बाकी सब तो आपके कौन है? चेस वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज टेनिस के वो प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी नाम कमाए हैं। 2 प्लेयर्स टेनिस के आजकल बड़ा चर्चा में, एक है कार्लोस अल्कराज, दूसरे हैं जेनिक सिनर। सेम उसी तरह से जैसे रोजर फेडरर और राफेल नाडाल का समय था, उसी तरह से इनका समय चल रहा है। बहुत ही बैक टू बैक टूर्नामेंट्स इन्होंने खेले हैं, और ये कार्लोस अल्कराज को आप देख सकते हैं। ठीक है, टेनिस के बहुत ही जाने पहचाने नाम है इनका, और ये वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे हैं इस वक्त। कार्लोस अल्कराज इज द स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। ही इज करेंटली रैंक नंबर 1 इन मेंस सिंगल बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP। ठीक है, द फिनिश एट द ईयर एंड नंबर 1 इन 2022 एंड 2025। इस साल में ऐसे 2 टाइम रहे हैं नंबर 1, 2022 में रहे हैं और 2025 में रहे हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 2 बार फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन जीता है। इस साल भी इन्होंने 2 टाइटल जीते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2025 में फ्रेंच ओपन और US ओपन इन्होंने जीता है, इसे याद रखिएगा। और ये इनका दूसरी बार नंबर 1 का टाइटल है। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज एक टेनिस प्लेयर है, इसको मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी इज गोइंग टू डिलीवर ह्यूमन रेटेड विकास इंजन टू इसरो फॉर गगनयान? तो भैया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गगनयान
काफ़ी चर्चा में, फर्स्ट मैन मिशन है स्पेस में, जहाँ पे लोग जाएंगे और रहेंगे। भारत की तरफ से ऐसा पहला मैन मिशन है, और इसमें भी शुभांशु शुक्ला हमारे जाने वाले हैं, उनके साथ एयरफोर्स के और भी ऑफिसर जाएंगे। तो भैया उसका ह्यूमन रेटेड विकास इंजन जो इसरो को बना के दे रहा है, वो कौन सी कंपनी दे रहा है? अदानी एयरफोर्स, टाटा एयरफोर्स, गोदरेज एयरफोर्स, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या है? गोदरेज एरोस्पेस। काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी चर्चा में है, लेकिन याद रखिएगा पूछा जाएगा तो यही नाम लगाइएगा, कुछ और मत लगा दीजिएगा। गोदरेज एरोस्पेस जो है ये काफ़ी समय से इस तरह के इंजन्स बना के देती है। ठीक है, इस इंजन का दूसरा नाम क्या है? LVM-3। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमन रेटेड विकास इंजन L110 स्टेज, इस नाम से भी जाना जाता है। गोदरेज एरोस्पेस ने इसे डेवलप किया है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है, जितने भी रॉकेट होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में फ्यूल में यूज होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओरिजिनल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फ्रेंच वाइकिंग इंजन है ना। गगनयान क्रू साइज 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और 3 दिन में वो 3 दिन का पूरा मिशन रहेगा, अप टू 3 days इन लो अर्थ ऑर्बिट में ये चलेगा, है ना, मिशन की ड्यूरेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे साइन a 200 crore agreement to buy Invar anti-tank missile for India's frontline T-90 tank with। तो भैया भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक इनवार एंटी टैंक मिसाइल को खरीदने की बात की है। 2000 करोड़ का समझौता है और T9 टैंक के लिए ये खरीदी जाएंगी। तो किसके साथ की गई है? जेन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो देखो ये भी आज तो काफ़ी सारी डिफेंस से रिलेटेड मैंने आपको करंट अफेयर बता दी, बैक टू बैक। आई थिंक ये चौथी करंट अफेयर है। तो ये है BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड, है ना। BDL ने ऐसा किया C। तो याद रखिएगा BDL के साथ ये करार हुआ है और BDL के साथ ये सारी चीज़ें भारत करेगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इनिशिएटिव के तहत इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं बेटा। इंडिया क्लिंच हाउ मेनी मेडल इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन ढाका। तो भैया ये एशियन चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? ढाका। ढाका मतलब बांग्लादेश। अब भारत ने इसमें कितने मेडल क्लिंच किए? 6, 7, 3, 5। तो भैया इसका आंसर क्या है? 5। भारत ने इसमें 5 मेडल जीते हैं भैया। ठीक है, इसमें भारत ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। ज्योति सुरेखा ने गोल्ड मेडल, धीरज ने 1 गोल्ड मेडल, तो 2 गोल्ड मेडल तो यहाँ हो गए। अंकिता भकत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 लड़कियों ने और 1 लड़के ने गोल्ड मेडल जीता है। और फीमेल में अतानु दास और राहुल और यशजीत भोगले की टीम वर्क ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभिषेक वर्मा, दीपशिका ने कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है। ज्योति सुरेखा, वेनम और पृथिका, प्रदीप और दीपशिका ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंबाइंड एफर्ट में भी गोल्ड मेडल जीता गया है, इंडिविजुअल में भी जीता गया है। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल के नंबर्स लिखे हुए 5। ठीक है, ऐसे तो भारत ने काफ़ी मेडल जीते हैं, क्योंकि निशानेबाजी में भारत बहुत अच्छा है, वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है भारत निशानेबाजी में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्ण ग्रेस 5th ऑडिट दिवस सेलिब्रेशन एट चीफ गेस्ट इन। तो भैया CP राधाकृष्ण ने ऑडिट दिवस, है ना, कि शुभारंभ कहाँ पे किया? तो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोची या अमृतसर। तो कैग की ऑडिटिंग होती, कैग तो जानते ही ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि आप जानते ही हैं और काफ़ी चर्चा में रहती है। तो भैया CP राधाकृष्ण ने 5th ऑडिट दिवस की सेलिब्रेशन की, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में की। यहाँ पर ये चीफ गेस्ट थे और हमारे कैग CAG, ठीक है, आपके संजय मूर्ति जी भी इसमें मौजूद थे। उन्होंने भी अपना भाषण यहाँ पे दिया और कई सारी बातें बताई कैग से रिलेटेड, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये संजय मूर्ति जी हैं, ये CP राधाकृष्ण है। और ऑडिट दिवस मनाया गया कब? 16 नवंबर को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, CAG की जो पोस्ट है वो बहुत ही पुरानी पोस्ट है, 1860 से 1860 से हमारे पास है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द स्टार्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एवरी ईयर इन, है ना भैया। नेशनल प्रेस डे हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी, 16 नवंबर, 18 नवंबर की
20 नवंबर। तो ये हर साल 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं। ठीक है, 16 नवंबर को हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, इसे याद रखिएगा, लैंडमार्क इवेंट्स है। ठीक है, आपका प्रेस नेशनल प्रेस डे हम मनाते हैं इसलिए क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में इसी दिन शुरू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से इसकी जो जर्नी है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे इसकी टाइमलाइन बनी है, आप इस टाइमलाइन को भी देख के इसको समझ सकते हैं, है ना, धीरे धीरे करके ये कितना बड़ा हो गया है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। चलिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 विल बी हेल्ड इन। तो भैया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है भैया काफ़ी टाइम से गोवा में हो रहा है, तो इस बार भी कहाँ होगा भाई, गोवा में होगा। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज गोइंग टू हेल्ड इन गोवा, और गोवा में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। लेट्स सी, जो भी चीज़ें निकल के आएगी, जो भी करंट अफेयर निकल के आएगा, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा है, ठीक है, पनाजी 20 से 28 नवंबर में होगा, और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, पूरी दुनिया से आने वाले हैं, तो इसे याद रखिएगा। इसमें इंडिया का पार्टनर कौन है, पार्टनर कंट्री मुझे कमेंट में बताइए, है ना। इसमें इंडिया की पार्टनर कंट्री कौन सी है वो मुझे आप कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अराइज प्रोग्राम इज लॉन्च बाय, तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा अराइज प्रोग्राम, ये किस के द्वारा लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। तो भैया आपका हुआ COP30 जो ब्राज़ील में हुआ, वहाँ पे इसकी चर्चा हुई क्योंकि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात आई, और उसके चलते अराइज प्रोग्राम के बारे में बात आई। अराइज प्रोग्राम क्या है भाई, अराइज प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एट COP30 क्लाइमेट समिट बेलम ब्राजील, द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड इंट्रोड्यूस अराइज acceleration, resilience, investment and innovation for sustainable economic and support initiated by funding from Germany and Spain, है ना। The program aim to assist the developing nation in stating both economic and institutional reliance so they can better manage escalating climate shock and convert क्लाइमेट रिस्क इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो भैया यहाँ पर एक फंड की बात हुई है जो कि जर्मनी और स्पेन मिलकर स्टार्ट किया है ताकि डेवलपिंग कंट्री को मदद मिल सके क्लाइमेट को टैकल करने में, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा में रही हैं, और अराइज प्रोग्राम की शुरुआत COP30 से हुई। ठीक है, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर इसको फंडिंग करी है। ठीक है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा, उसके अंदर ये सारी चीजें चल रही। इसमें 100 मिलियन की फंडिंग करी है जर्मनी और स्पेन ने मिलकर, अब और भी देश इसमें शामिल होंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, फटाफट टॉप करंट अफेयर्स में आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।